गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम रिसोर्सेज और डेवलपमेंट है। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी सेक्शन में पहुंच गए हैं एंड आई थिंक कि 2-3 वीडियोस के बाद आपका यह चैप्टर ओवर हो जाएगा। आज हमें 2 टॉपिक पढ़ना है, एक है लैंड रिसोर्सेज और दूसरा है लैंड यूटिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड हमारे लिए क्यों रिसोर्स है। आपको पता है कि जो कुछ भी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे काम की हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो सब रिसोर्स हैं। आपको पता है कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर रहने वाले एनिमल हैं, यानी हमारे होने के लिए लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। So land resource is the most important resource. Land is a natural resource of utmost importance. ये बहुत ही ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. You can make note of this. अब देखो हमारा जो कंट्री है उसका जो जियोग्राफिकल नेचर है वो आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि हमारे देश में नॉर्थ में हिमालय है, फिर नीचे आने पर प्लेन है, सेंट्रल जो इंडिया का है वो प्लेटू है। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारे कंट्री में कितना % एरिया में प्लेटू है। यहाँ पे ये पाई चार्ट ये दिखा रहा है कि 27% हमारे इधर प्लेट्यू है। तो मोस्टली जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का वो 27% है प्लेट्यू। प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। आपका 30% माउंटेन्स है। माउंटेन्स आपको पता है कि उधर ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है, ज़्यादा पॉपुलेशन भी उधर नहीं रह पाती है। 43% हमारे इधर प्लेन है। प्लेन में ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इधर ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी इधर ज़्यादा है। तो इधर आप ये भी एक तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि लैंड का यूज़ कहाँ पे कैसे कैसे हो सकता है। अब अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। स्टार्ट हो गया। अगला टॉपिक था हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि लैंड का किन किन चीज़ों में यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हमारे देश में फॉरेस्ट है 22.5%। फिर अगला पॉइंट है लैंड नॉट कल्टिवेबल, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, यानी लैंड का वो हिस्सा जिधर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर पाते, जैसे बैरन और वेस्टलैंड। जो डेजर्ट में लैंड है या जो पहाड़ों में है वो इस कैटेगरी में आ सकता है। फिर लैंड पे जहाँ पे खेती नहीं होती है वहाँ पे हो सकते हैं बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज, यानी हम सेटलमेंट्स जिसको कहते हैं। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी लैंड का कुछ हिस्सा है जो अनकल्टिवेटेड रहता है, जिस पर खेती नहीं होती है। उसमें है पास्चर को हम लोग ग्रेजिंग लैंड भी कहते हैं, जिधर पशुओं को चराया जाता है। कुछ हमारे लैंड का हिस्सा है जिधर बाग वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं। और तीसरा इसमें है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी ऐसा वेस्टलैंड जिस पर खेती की जा सकती है लेकिन वो वेस्टलैंड है। आप याद रखिए कि ये जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है इसको हम बाद में इसको हम लोग कल्चरेबल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और किया भी जा रहा है। चौथी कैटेगरी है फॉलो लैंड, जिसको देहात में परती कहा जाता है। तो फॉलो लैंड में भी 2 हो गया, करंट फॉलो और अदर देन करंट फॉलो। करंट फॉलो वो परती जमीन है जहाँ पर 1 साल या 2 साल खेती नहीं की जाती है, खेत को वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि उस खेत में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको वो दोबारा गेन कर ले।
अदर देन करंट फॉलो में ऐसा है कि जहाँ पे 4-5 साल लगातार खेती नहीं जिस जमीन पे हो पाती है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। और लास्ट है नेट सोन एरिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये वो रीजन है, वो लैंड का हिस्सा है जिधर हम खेती करते हैं। इसमें आपको एक डेफिनेशन मिलेगा ग्रास क्रॉप्ड एरिया का। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अब मान लो कि हमारे पूरे देश में 43% ऐसे लैंड है जिधर हम लोग खेती करते हैं, तो वो 43% का जो एरिया हो गया वो नेट सोन एरिया कहलाएगा। लेकिन अब अगर मान लो कि हम एक वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं तो हमारा ग्रास क्रॉप्ड एरिया 43 का डबल यानी 86% हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको